हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक पूरे केमिस्ट्री में हमें बहुत जगह काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो इसको सिंपल भाषा में यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका सिंपल मतलब है कि यदि कोई एटम है, ठीक है, यदि कोई एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो एटम है ये एक आइसोलेटेड एटम है और गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि हम इस एटम को देंगे ताकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेल से, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब वो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में। तो उसको निकालने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये बहुत सारे टर्म्स पर डिपेंड करती हैं। तो हम लोग डालते हैं हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा टर्म है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और तीसरा टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और चौथा टर्म है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। और ये पांचवा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अभी ये सारे टर्म्स आपको सुनने में बहुत भारी लग रहे होंगे लेकिन ये सब बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है आपका साइज, बेसिकली एटॉमिक साइज। तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा। यानी कि यदि कोई एटम बड़ा है, जैसे कि मान लो कोई भी एटम है जिसमें 2 ऑर्बिट्स हैं, और मान लो कोई ऐसा एटम है जिसके पास 3 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो यदि इसके पास 3 ऑर्बिट्स है यानी कि इसका साइज बड़ा है, और इसके पास 2 ही ऑर्बिट है तो इसका साइज छोटा है। तो 3 ऑर्बिट्स है यानी कि 3 शेल्स है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और इससे थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके पीछे मतलब ये जो साइज है वो बेसिकली तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी रिलेटेड है, ठीक है, जेड इफेक्टिव से। तो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे ये जो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये आउटर मोस्ट शेल के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वही अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यदि साइज छोटा है, ठीक है, यदि साइज छोटा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बहुत क्लोज है।
तो ये ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। हम सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, kq²/r², ठीक है। तो यदि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, क्योंकि फोर्स r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि दो चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस कम है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ज़्यादा, तो इसका z इफेक्टिव होगा ज़्यादा। अगर z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इसका साइज होगा छोटा, और यदि इसका साइज छोटा है तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये था दो फैक्टर, एक था तुम्हारा साइज का और एक था तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। और जो तीसरा जो पॉइंट है वो है एक हमारा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा बस सुनने में डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत आसान है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्ड नाम से सुन के लग रहा है कि किसी चीज़ से प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये जो बाहर का जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, और इसका जस्ट अंदर को बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये जो पेन अल्टीमेट शेल है ये आउटर मोस्ट शेल को रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारा क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में भी नेगेटिवली चार्ज है और इसका जस्ट बिफोर वाला शेल में भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दोनों को एक दूसरे को करता है रिपेल। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, या फिर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो यदि ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगी, तो इसी की वजह से इसका साइज जो है थोड़ा एक्सपैंड करता है। तो यदि मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूछे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि यदि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब ये दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो उसका साइज बढ़ रहा है। तो जो यदि किसी का साइज बढ़ रहा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है थर्ड पॉइंट, जो कि है तुम्हारा पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर अपना ताकत कितना दिखा पा रहा, वो मतलब अंदर कितना पेनिट्रेट कर पा रहा। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर p ऑर्बिटल से, और p ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल से, और d ऑर्बिटल का f ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। यानी कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यदि किसी का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे s ऑर्बिटल्स का, मान लो यहाँ पे s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे p ऑर्बिटल का कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा इसके इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका ताकत न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा अंदर तक इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींच पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर तक घुस सकता है, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो इससे कुछ रेज निकल रही है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका रियल में कुछ नहीं है, लेकिन बस ये समझने के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ से कुछ निकल रहा है, ठीक है। अब ये s ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, ये जो तीर है ये सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल का है, तो ये सबसे ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाता है, सबसे अंदर तक घुस पाता है, तो इसीलिए s ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद p, फिर d, फिर f, ठीक है। तो जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अंदर तक धंस पाएगा, वो न्यूक्लियस के उतना क्लोज रहेगा, और जितना क्लोज रहेगा उसका साइज उतना छोटा होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा। आई होप ये चौथा पॉइंट भी आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वह तुम्हारा स्टेबिलिटी
हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो बेसिकली मतलब मान लो कि कोई पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है, मतलब पी सबशेल है। ये तीनों को एक साथ हम लोग इकट्ठा में बोलते हैं सबशेल, और ये एक एक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मान लो किसी एटम का में ये 3 को फिल है, ठीक है, और मान लो किसी का पी सबशेल में ये 2 ही को फिल है, ठीक है। और दूसरा केस में मान लो पूरा ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन फिल है, और मान लो किसी में ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसी तरह हम लोग डी में भी बात कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा हाफ फील्ड, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया फुल्ली फिल्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा हो गया फुल्ली फिल्ड, ठीक है। फुल्ली फिल्ड ये है तुम्हारा हाफ फील्ड तुम्हारा पी सबशेल, ये तुम्हारा फुल्ली फिल्ड पी सबशेल, ये तुम्हारा हाफ फील्ड डी सबशेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी सबशेल है, पी सबशेल का सारा ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और इसको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, इसको बोलते हैं फुल फील्ड। तो यदि किसी एटम में ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा या तो फ्री आ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फिल्ड, ठीक है। और यदि ये पार्शली फिल्ड है कहीं पे, पार्शली फिल्ड ये भी है, पार्शली फिल्ड ये भी है, तो ये इसका कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है। तो जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये हाफ फिल आता है या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, उसका आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ले लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और इसी तरह इसका 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ दो। तो ये जब इसका 2p हम भरेंगे, मान लो इसका 1s का भरा है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरा है 2 इलेक्ट्रॉन, और p का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। इसी तरह नाइट्रोजन का ये भर गया 2, ये भर गया 2, और इसका p ऑर्बिटल का 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि हमको दिखाई दे रहा है कि इसका एक बॉक्स खाली है, मतलब ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ पे इसका तीनों डब्बा भरा हुआ है, तीनों ऑर्बिटल फुल है, मतलब ये फुल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो यदि कोई पूछे कि ये दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, तो हम लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न देंगे क्योंकि इसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ रहा है, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी के कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था कुछ फैक्टर्स। अब जब हम ट्रेंड का बात करते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ रेगुलर ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो सबसे पहला है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो ये मान लो हमारा S ब्लॉक है, ठीक है, S ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम बेरिलियम बेटा मांगेगा, ठीक है। तो ये हमारा S ब्लॉक, ठीक है। तो यदि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे आने को हम लोग बोलते हैं डाउन द ग्रुप जाना। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं हम लोग, तो बेसिकली साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ डाउन द ग्रुप में सभी जगह लागू होगा, बस कहीं कहीं थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन का बात हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। और यदि हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट में अगर पीरियड में जाते हैं,
तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जिसके कारण एटॉमिक साइज घटता है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण साइज छोटा हो रहा है। और यदि साइज छोटा हो रहा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। ठीक है, ये जनरली 2 ट्रेंड हम लोग को देखने मिलता है और इसी के बीच में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और सभी कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ बताना, और यदि कोई सवाल हो या यदि कुछ पूछना हो या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। थैंक यू।